सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को लेकर सरकार के आह्वान करते हुए कहा है कि मणिपुर का विचार अब अस्तित्व में नहीं है और हमें इसे बहाल करना होगा। नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में मणिपुर में देखा वैसा किसी राज्य में कभी नहीं देखा। जब हम मणिपुर पहुंचे तो मैतेई समुदाय ने हमें चेतावनी दी कि आप अपने सुरक्षा रास्ते में कुकी समुदाय से किसी को न लाएं वरना वे मार डालेंगे। इसी तरह कुकी लोगों ने हमें सुरक्षा कर्मी के रूप में मैतेई समुदाय से किसी को न लाने की चेतावनी दी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत के किसी राज्य में ऐसे हालात कभी नहीं देखे जहां डबल इंजन सरकार होने का दावा किया जाता हो मगर भारत सरकार का कोई नियंत्रण न हो। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा जो खेल खेल रही है और नफरत की राजनीति है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर राज्य को नष्ट हो जाने दिया। मणिपुर का अपना विचार अब अस्तित्व में नहीं है और हमें इसे फिर से स्थापित करना होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर जा रहे हैं। वे वहां आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के समर्थन से और स्कोप के सहयोग से 25 और 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कर रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराई गोलमेज सम्मेलन में प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत दुनिया की आबादी के लगभग छठे हिस्से का घर है और बेहतर बाधित टिकाऊ विश्व के वैश्विक मिशन में भारत की अतुलनीय भूमिका है। डेनिस फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन द्वारा वैश्विक दक्षिण के लिए भारत यूएन विकास उपलब्धि नामक विषय पर आयोजित एक मंत्री स्तरीय संगोष्ठी में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि G20 समूह की भारत की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसमें पहले वीर अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और जो कि पूरे वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और सहयोग का प्रतीक है। इजरायली सेना ने गाजी पट्टी पर शासन करने वाले हमास संगठन से संबंधित एक सैन्य चौकी पर हमला किया। सोमाली राष्ट्रीय सेना ने मध्य सोमालिया के गालमुदुंग प्रांत के 3 गांवों में चल रहे सैन्य अभियानों में अल शबाब के 27 आतंकवादियों को मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मिली निको सील कंबर और बलाल धीर गांव में शुक्रवार रात चलाए गए ऑपरेशन में अल शबाब के 3 ठिकाने भी नष्ट हो गए। सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो बाकी के राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है। 20 से 25 दिनों में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा और चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसे बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ मिजोरम में विधानसभा चुनावों का ऐलान अगले महीने हो जाएगा और चुनावों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, तो राजस्थान और तेलंगाना में भी पार्टी को जीत मिलेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। अब बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है और न ही कर पाएगी। अब ये सवाल ही नहीं उठेगा कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी, अब कांग्रेस हर चुनाव जीतेगी। राहुल ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव से हमने सबक सीखा है। बीजेपी ध्यान भटकाती है, हमें अपना नैरेटिव सेट नहीं करने देती और चुनाव जीत जाती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में हम अपने मुद्दे पर लड़े, हमने अपना नैरेटिव सेट किया और बीजेपी को हमारे नैरेटिव पर चुनाव लड़ना पड़ा। अब बीजेपी कांग्रेस से नहीं जीत पाएगी और ये बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं। राहुल ने कहा कि लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, फिर अचानक निशिकांत दुबे आ गए। ये सब बीजेपी का जातिगत जनगणना के विचार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो जानते हैं कि जातिगत जनगणना एक मौलिक चीज है जो देश की जनता चाहती है और वो इस पर विचार नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अब ये सीख लिया है कि इससे कैसे निपटना है। हमने राज्य के लिए एक क्लियर विजन दिया है। ये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए स्थापित करने जा रहे हैं। उसके बाद हम नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो ये बिल कल सुबह ही लागू हो सकता है, लेकिन बीजेपी महिलाओं को 10 साल तक इसका लाभ नहीं देना चाहती। राहुल ने दावा किया है कि हमें पता है कि बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के इन तेवरों से बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो पीएम मोदी भी हैं। देश को नया संसद भवन मिल चुका है, 4 दिन का विशेष सत्र भी हो चुका है। वैसे सत्र 5 दिन का था, लेकिन चौथे दिन ऐसी तस्वीर लोकसभा से आई कि संसद ही शर्मसार हो गया। लेकिन अब नए संसद भवन को लेकर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी देश को अंधविश्वास की दुनिया में ले जा रहे हैं।
नए संसद भवन की देश को क्या जरूरत थी? क्या पुराना संसद भवन जो लगभग 100 साल पुराना था उसमें कोई कमी थी? जवाब होगा नहीं। ना तो नए संसद भवन की अभी जरूरत थी और ना ही पुराने संसद भवन में कोई कमी थी, लेकिन फिर भी नया संसद भवन बना और वो भी कोरोना की सबसे तेज लहर के बीच लोगों के जीवन को मुश्किल में डालकर। और अब इसे लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सामना में खुलासा करते हुए बताया कि पुराना संसद भवन दिल्ली में शान से खड़ा है और कम से कम 100 सालों तक इस इमारत को कुछ नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में आया और इस ऐतिहासिक इमारत को ताला लगा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुविधा थी। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही दरवाजा है। राउत ने इसे लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नई इमारत गोमुखी हो, इस तरह की सलाह भी ज्योतिषियों ने दी थी। उसी के मुताबिक नई इमारत का निर्माण कराया। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए हैं और उसी देश के नेता सत्ता न चली जाए इस डर से नए संसद भवन का निर्माण कराते हैं। दिल्ली में ज्योतिष आचार्य और बुआ बाबुओं की चलती है। उन्होंने कहा, दिल्ली की सरकार अंधश्रद्धा और अंधभक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। संसद भवन 10 सालों बाद आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं है, तो ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ। इस तरह की ज्योतिषी सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया। राउत ने कहा कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए देश की तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पीएम मोदी 2024 में भी सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा पीएम मोदी की विदाई की राह देख रहा है, जिससे उसे नए शासन में अपने लिए रोजगार मिल सके। क्योंकि अपने 9 साल के शासनकाल में मोदी सरकार रोजगार को लेकर जो वादे किए वो सब जुमले साबित हुए। तो कैसे एक युवक ने नौकरी के लिए पीएम की गाड़ी के सामने लगा दी अपनी जान की बाजी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनावों के वक्त बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी का ये वादा अब उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। रोजगार को लेकर विपक्ष में ही नहीं, आम जनता में भी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब लोगों के गुस्से का निशाना पीएम मोदी भी बनने लगे हैं। इसके संकेत पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही मिलने लगे हैं। दरअसल वाराणसी में पीएम मोदी के काफिले के सामने अचानक एक युवक ने दौड़ लगा दी थी। पुलिस भले ही इसे सुरक्षा चूक बता रही हो, जबकि युवक को लेकर जो सच्चाई सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। युवक का नाम कृष्णा गुप्ता है। वो गाजीपुर के जमानिया रोड का रहने वाला है। कृष्णा पहले सेना भर्ती में शामिल हुआ था। उसका रिटर्न सिलेक्शन हुआ, मगर मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। सैन्य मेडिकल टीम के इस निर्णय के खिलाफ कृष्णा कोर्ट चला गया था। वहां से मेडिकल की गाइडलाइन ले आया था, लेकिन उसे नौकरी फिर भी नहीं मिली। वजह क्या थी पता नहीं चली। उसने और भी कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी के चलते परेशान कृष्णा पीएम मोदी के काफिले के सामने इसलिए आया कि वो अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सके। मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए फिलहाल विपक्ष ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से एक बेरोजगार युवक ने पीएम के काफिले की ओर दौड़ लगाई, उससे युवाओं के गुस्से का एहसास बीजेपी को शायद होने लगा हो। साजिश या गुस्सा, मोदी सरकार सवालों में है। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल बीएसपी के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसद के खिलाफ किया था, उस पर कब तक कार्रवाई होगी। और अब सांसद दानिश अली ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। तो क्या कहा है दानिश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। उनके खिलाफ सख्त एक्शन के संकेत अब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से मिलने लगे हैं। बिधूड़ी के बयान से बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है। खुद पार्टी के कई नेता भी बयान की निंदा कर रही हैं, लेकिन कुछ नेता अभी भी बिधूड़ी का साथ देते दिखाई दे रही हैं, जिनमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे रमेश बिधूड़ी आपा खो बैठे। दुबे का दावा है कि दानिश ने पीएम को सदन में नीच कहा था। दुबे के दावा का विरोध करते हुए दानिश अली ने कहा है कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वो लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं चुनौती देता हूं, निशिकांत आरोपों को साबित करें। मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कि जिससे बिधूड़ी भड़के। दानिश अली ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे फोन पर धमकी भरे मैसेज आ रही हैं। तो वहीं सीपीआई-एम नेता वृंदा खरात का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का आरोप झूठा है। वहीं बसपा सांसद दानिश अली के साथ जो हुआ वो मौखिक हिंसा थी। बिधूड़ी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी भी सांसद को ऐसा विशेषाधिकार नहीं है कि वो दूसरे सांसद के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके। सवाल तो उठेंगे ही। जब अधीर के तंज पर फौरन उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होती है, तो बिधूड़ी पर कार्रवाई में किस बात का डर? सवाल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर भी उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवरों के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में घबराहट दिखाई दे रही है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सोमवार से विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने की तैयारी कर ली है। तो इस बीच अचानक गृह मंत्री अमित शाह की सीएम शिंदे और फडणवीस के साथ गुप्त बैठक की खबर सामने आ गई। तो आखिर शिंदे सरकार को किस संकट की मिल रही है आहट, देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिंदे की अयोग्यता के जिस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, उसका फैसला वो शिंदे के खिलाफ देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब यह तय हो गया है कि विधानसभा स्पीकर का फैसला जल्द आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर विधानसभा स्पीकर को जल्द ही नियमों के अनुसार फैसला देने को कहा है और फैसला शिंदे के खिलाफ आ रहा है, ये तय माना जा रहा है। इसके संकेत तभी मिलना शुरू हो गए जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फौरन बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, जो बीजेपी विधायक भी हैं, वो दिल्ली पहुंच गए थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर वापस मुंबई लौटे। नार्वेकर के मुंबई लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंच गए। मुंबई में शाह ने कुछ देरी के अंतर पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बंद कमरे में बैठक की। पहली बैठक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई, दूसरी बैठक राज्य सरकार के वीआईपी गेस्ट हाउस में हुई। खास बात यह है कि इस चर्चा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई में होने के बावजूद अजीत पवार अपने गृहनगर बारामती में थे, जिसके बाद साफ संकेत मिल गए हैं कि यह बैठक शिंदे की अयोग्यता के मुद्दे को लेकर हुई थी। ऐसे में अब शिंदे के साथ 16 विधायक तो अयोग्य घोषित होंगे ही, साथ ही उनके साथ आए दूसरे 24 विधायक भी पलटी मार सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए को अपनी सरकार बचाने में भी संकट दिखाई दे रहा है। शिंदे की कुर्सी जाना तय है तो दिल्ली की सत्ता से मोदी का जाना भी तय है। इंडिया गठबंधन पहले से ही बीजेपी की मुसीबत बना हुआ है और अब विपक्ष के इस गठबंधन ने बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद को तोड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल बीजेपी के लिए इस बार यूपी सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में ही मात देने की रणनीति तैयार कर ली है और इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन के नेता जब से एकजुट होना शुरू हुए तभी से बीजेपी दावा कर रही थी कि ये दोस्ती कुछ दिनों की ही है, जल्दी ही टूट जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों ने बीजेपी के हर दावे को झूठा साबित कर दिया। विपक्षी गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से तो सत्ताधारी दल की नींद ही उड़ गई है और अब बीजेपी की परेशानी यूपी को लेकर भी बढ़ती दिख रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा है कि घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अभी लोगों ने सिर्फ झांकी देखी है, असली पिक्चर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 7% वोट मिलेगा और यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आएगी। यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सीट बंटवारे में उसे ही अपनी ओर से सीट देना होगा। हम यहाँ सीट नहीं मांग सकते। गठबंधन के लिए हमें त्याग करना होगा और हम त्याग करने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार बड़ी लड़ाई लड़ना है और ये देश बचाने की लड़ाई है। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस बार की लड़ाई मोदी सरकार को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए है और इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरे गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर आरएलडी और कांग्रेस का सपा पर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश ने साफ कर दिया है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है और सपा चीफ के दावे से बीजेपी जरूर परेशानी में दिख रही है, जो ये उम्मीद लगाई थी कि यूपी में विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार की। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की, अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच गए और फिर वहां से पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद संकेत मिलने लगे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। बैठकों का दौर तेज हो गया है। इस बार अचानक आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बैठक की और इसके बाद तय हो गया कि बिहार में 25 या फिर 26 सितंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत तो नीतीश कुमार पहले से ही दे रहे थे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने भी नीतीश से सवाल किया था कि नए मंत्री कब बना रहे हैं और अब इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तय हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सीएम नीतीश कुमार आरजेडी चीफ लालू यादव से भी चर्चा कर चुके हैं। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाना है, जिसमें से आरजेडी और कांग्रेस के 2-2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, जबकि जेडीयू से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। बिहार में मौजूदा समय में नीतीश मंत्रिमंडल में 15 मंत्री आरजेडी के, 13 जेडीयू के और 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं, जबकि 1 मंत्री सुमित सिंह निर्दलीय हैं।